बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 5.4 द कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ये आपकी बुक पे पेज 150 के ऊपर है। इसकी ये TS डायग्राम ड्रा की हुई है, ये हमारे सामने है। TS डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, और उसके अलावा ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम भी ड्रा की हुई है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट डायग्राम है ये 5.16 दोनों डायग्राम्स, और ये नेक्स्ट डायग्राम है 5.7। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम भी दी हुई है। एक पावर प्लांट है जो इसी साइकिल के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन यूनिट, ये क्लोज साइकिल गैस टरबाइन यूनिट है। ठीक है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ना हमारे पावर जनरेशन के लिए, गैस टरबाइन यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो जो होता है ओपन साइकिल गैस टरबाइन यूनिट होता है। दोनों का फ़र्क मैं बताता हूँ आपको है। फॉर टाइम बीइंग तो हम देखेंगे कि ये कांस्टेंट प्रेशर साइकिल को इसमें प्रोसेसेस क्या हैं। प्रोसेसेस इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे हम TS डायग्राम पे देख रहे हैं कि दो प्रोसेसेस 1 to 2 और 3 to 4 ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है। जिनमें है एंट्रोपी इसमें 1 to 2 में भी कांस्टेंट है, 3 to 4 में भी एंट्रोपी कांस्टेंट है। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी हम इनको नाम देते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, बाकी दो प्रोसेस जो हैं ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अभी हमने ये TS डायग्राम पे दो प्रेशर कर्व्स ड्रा की हुई हैं, P1 P2। ठीक है, और दोनों की ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की जो कर्व्स हैं ये जब लेफ़्ट साइड पे जाती हैं तो कन्वर्ज हो जाती हैं। जब राइट साइड पे हम इनको देखते हैं तो ये डाइवर्ज्ड हैं, यानी इनमें दोनों में जो डिस्टेंस है लेफ़्ट साइड पे कम होता है, राइट साइड पे ज़्यादा होता है। जो 4th चैप्टर में हम जाए ना तो कांस्टेंट प्रेशर कर्व्स को इस तरह हमने ड्रा किया हुआ है कि ये लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ज होती, मिलती नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ये कि कन्वर्ज होंगी, एक दूसरे के करीब आएंगी। वेराज जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाएंगे तो ये डाइवर्ज होती जाएंगी। बहरहाल ये पहला प्रोसेस ये कहाँ पे होगा, अगर हम इसको इसी प्रोसेस को 1 to 2 प्रोसेस जो एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसको हम PV डायग्राम पे देखते हैं तो ये 1 to 2 PV डायग्राम पे हमें नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे PV रेज पर गामा। सिमिलरली 3 to 4 प्रोसेस जो है उसको भी हम देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेस ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इनको जब हम PV डायग्राम पे ड्रा करते हैं तो एक कर्व बनती है इनकी शेप, और हम साथ इंडिकेट कर देते हैं कि ये PV रेज पर गैमा है। बाकी दो प्रोसेस तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हैं, 2 to 3 और 4 to 1। ये तो हम देख रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की तो PV डायग्राम के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी हैं। 2 to 3 हॉरिजॉन्टल प्रोसेस, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर P2 है, और P1 के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा है ये 4 to 1 है।
हम दोनों डायग्राम्स को आपस में प्रोसेस वाइज कंपेयर कर सकते हैं। 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ पे 1 to 2 कैसे प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम में देखें कि 1 to 2 प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो ये कंप्रेसर आता है इन बिटवीन में, तो ये कंप्रेसर के अंदर प्रोसेस हो रहा है, ना हीट सप्लाई हो रही है ना रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस जो है हमारे पास, और ये पहला 1 to 2 प्रोसेस हम जानते हैं कि ये कंप्रेशन है। ऊपर वाली प्रेशर की कर्व जो है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, नीचे वाली कर्व के ऊपर प्रेशर कम है। तो ये कांस्टेंट, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये कांस्टेंट एंट्रोपी पे प्रोसेस जो हो रहा है, ये इसमें प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये पी डायग्राम पे तो क्लियर हो जाता है। 1 to 2 प्रोसेस जो है इसमें प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, P1 कम है, P2 ज़्यादा है। और ये 1 कंप्रेसर में भी हम जानते हैं कि प्रेशर ज़्यादा ही होगा है कंप्रेशन के बाद, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा है। तो हर जगह पे हम देख सकते हैं कि ये P2 ज़्यादा होगा, P1 कम होगा है। तो 1 to 2 जो है ये कंप्रेशन का प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन यह प्रोसेस है। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये हमारे TS डायग्राम पे भी नज़र आ रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है। इसी कर्व के ऊपर ही हम जा रहे हैं, जो प्रेशर P2 की है, P2 P3 सेम प्रेशर हैं। और सेम चीज़ हम यहाँ पे PV डायग्राम पे हम देख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कौन सी चीज़ इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे तो आपको क्लियर है PV डायग्राम पे कि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और TS डायग्राम पे क्या हमें पता चल रहा है कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम ज़्यादा हो रहे हैं। जब हम यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 और 3 के दरमियान में, तो ये हीटिंग हो रही है। यानी प्रेशर कांस्टेंट है, आप हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो वो दोनों आप यहाँ पे PV डायग्राम और TS डायग्राम पे देख सकते हैं। अब हमारा टेम्परेचर T3 हो जाता है। 3 to 4 प्रोसेस को देखते हैं हम, तो TS डायग्राम पे हम देखते हैं कि अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं प्रेशर हमारा कम हो रहा है। यानी एक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कम हो रहा है, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो ये एक्सपेंशन का प्रोसेस हो सकता है। तो ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक यहाँ पे PV डायग्राम पे भी हमें नज़र आ रहा है 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। उसको हमने इंडिकेट किया हुआ है PV रेज पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और ये एक्सपेंशन का प्रोसेस जो है हम टरबाइन में कर रहे हैं। टरबाइन में 3 to 4 प्रोसेस जो है ये टरबाइन में एक्सपेंशन होगी गैस की। और 4 पॉइंट पे आ गया है, तो 4 to 1 प्रोसेस जो है हम देखते हैं कि TS डायग्राम पे अगेन ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रेशर P1 के ऊपर हो रहे हैं, तो प्रोसेस हो रहा है 4 और 1 दोनों पॉइंट्स P1 के ऊपर, P1 कर्व के ऊपर प्रेशर, जो कांस्टेंट प्रेशर P1 है, लोअर प्रेशर है, उसके ऊपर हो रहा है। लेकिन इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है PV डायग्राम पे, ये 4 to 1 देखें तो कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है और इसमें वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। इस डायग्राम में देखते हैं तो 4 to 1 में कि इसमें कूलिंग हम कर रहे हैं, यानी हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, जो गैस है इनसाइड
साइकिल के अंदर क्लोज्ड है, उसमें से हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो मेरा साइकिल है ना, ये क्लोज साइकिल है अगेन। हाँ, क्लोज साइकिल है क्या मतलब है कि इसमें जो गैस है वो उसी तरीके से चल रही है जिस तरह रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर सेम गैस जो है उसकी कंप्रेशन होती है, एक्सपेंशन होती है, हीट रिजेक्ट करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। ये सारे प्रोसेसेस वैसे हो रहे हैं कि इनसाइड जो गैस है वो जो रेफ्रिजरेंट है वो चेंज नहीं होता। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में तो उसका फेज़ चेंज होता है, यहाँ पे फेज़ चेंज नहीं होता। यहाँ पे ये गैस ही रहती है कंटिन्यूसली, इसके अंदर फ्लो करती रहती है, अलबत्ता उसका प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन ये गैस जो है कंटिन्यूसली सिस्टम के अंदर सेम गैस रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती है। इन चीज़ों को ध्यान में रख लें हैं। जब हम इस प्रोसेसेस को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इसमें हम जानते हैं कि ये सेम गैस के ऊपर कंटिन्यूसली ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ये नहीं है कि एक प्रोसेस हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा, तो चारों प्रोसेसेस एट ए टाइम इंस्टेंटली हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि इसको हम जो इक्वेशन लगाएंगे वो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कंसीडरिंग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होंगी, जो उसके अंदर चेंजेस हैं इस प्रोसेसेस के दौरान वो कैसे हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमसे कहते हैं वेलोसिटी में को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी में क्यों कर चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर प्लांट हमने एक ही ज़मीन की एलिवेशन के ऊपर लगाया हुआ है, सारे कंपोनेंट्स एक ही एलिवेशन पे हैं, तो नेग्लिजिबल स्मॉल ना होने के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है ही नहीं, गैस है फिर है, तो गैसेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बहुत स्मॉल आती है क्योंकि बहुत स्मॉल होता है। तो जस्टिफाइड है कि हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कंसीडर करें, तो Q प्लस W इक्वल टू एम नॉट इनटू एंथैल्पी चेंज किसी भी प्रोसेस में, ठीक है। तो हम प्रोसेसेस पे हम लगा सकते हैं। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसेस 1 to 2 कंसीडर करते हैं कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर में आप देख रहे हैं कि वर्क इनपुट है सिर्फ, है कंप्रेसर में तो वर्क इनपुट करनी पड़ती है। कहाँ से वर्क आ रहा है, जो टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसका एक हिस्सा कंप्रेसर में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना, ये कंप्रेसर और टरबाइन एक ही शेफ्ट के ऊपर माउंटेड है। तो टरबाइन जो वर्क प्रोड्यूस कर रही है वो टरबाइन रोटेट कर रहा है, तो उसके साथ एक ही शेफ्ट के ऊपर कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर भी उसी वजह से रोटेट कर रहा है। सिर्फ ब्लेडिंग का फ़र्क होगा कंप्रेसर का टरबाइन का। तो आप देख रहे हैं ना कि गैस जो इनलेट होगी कंप्रेसर के अंदर, वो आउटलेट के ऊपर एरिया जो होगा रिड्यूस हो गया, यानी कंप्रेशन होगी यहाँ पे। और इसको हम कंप्रेसर को ऐसे ज़ाहिर करते हैं। और टरबाइन के लिए गैस की एंट्री जो आप देख रहे हैं कि स्मॉल है, स्मॉल एरिया है। जब एक्सपेंशन के लिए एरिया ज़्यादा हो जाएगा है आगे जो फ्लो का है। तो इनसाइड ये ब्लेडिंग है, जो फिक्स ब्लेडिंग होगी वो केसिंग के साथ होगी, और जो दूसरी ब्लेडिंग होगी वो टरबाइन पे होगी। ये डिटेल से आगे टरबाइन का आपका चैप्टर है, वहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनसाइड ब्लेडिंग जो है ये कैसे होती है। तो ये रोटरी कंप्रेसर, रोटरी टरबाइन्स हैं। बहरहाल 3 to 4 प्रोसेस जो टरबाइन में एक्सपेंशन का प्रोसेस है, और 1 to 2 ये कंप्रेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है। तो ये कंप्रेसर के अंदर हम जानते हैं कि हीट ज़ीरो है, सिर्फ वर्क है। तो वर्क कौन सा होगा, वर्क इनपुट होगी है।
तो हमने लिखा है वर्क इनपुट टू कंप्रेसर, ये किसके बराबर होगा, इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी हम जानते हैं 2 पॉइंट पे ज़्यादा है, 1 पॉइंट पे कम है, तो H2 माइनस H1 फाइनल माइनस इनिशियल, ये लिखेंगे। और ये किसके बराबर होगा, CP T2 माइनस T1। एंथैल्पी गैस है, गैस के एंथैल्पी का और ये टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो H इज इक्वल टू CPT, ये हम जानते हैं। तो H2 माइनस H1 को CP T2 माइनस T1 हम लिख सकते हैं। अगर हमें मास नॉन है कि मास कितना फ्लो कर रहा है, तो m0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं नॉन तो ये हमारे पास एनर्जी जो है किलोवाट पर kg पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। तो हम चूँकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो हम किलोवाट में, जो कि पावर आउटपुट भी, वर्क आउटपुट भी जो है वो किलोवाट में हम देखेंगे। यहाँ पे जो होगी ना ये नेटवर्क आउटपुट, तो नेटवर्क आउटपुट जो है बेसिकली कंटिन्यूस चूँकि प्रोसेस चल रहे हैं, तो ये पर सेकंड में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मास हमें मालूम, मास फ्लो रेट मालूम है, तो जस्ट किलोवाट आ जाएगा। अगर मास फ्लो रेट अननोन है तो किलोवाट पर किलोग्राम पर सेकंड लिख सकते हैं, जिसको हम किलो जूल्स पर kg भी लिख सकते हैं। बहरहाल ये वर्क इनपुट की एक्सप्रेशन आ जाएगी। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है टरबाइन का उसने किया है, तो टरबाइन में वर्क आउटपुट है, ठीक है। टरबाइन में जो होगी ये वर्क आउटपुट होगी, और ये 3 to 4 एडियाबैटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस है। ये भी आपके पास H3 माइनस H2 CPT3 माइनस T4, ठीक हो गया। अब इसको हमने T4 माइनस T3 नहीं लिखा है, हमने कहा है कि वर्क आउटपुट, क्योंकि वर्ड्स में बता दिए है कि ये वर्क आउटपुट है। अगर हम सिर्फ W लिखते हैं ना, W, तो उसमें डेफिनेटली फाइनल माइनस इनिशियल करते तो ये माइनस में आता, क्योंकि ये वर्क आउटपुट है। तो हमने तो लिख दिया कि वर्क आउटपुट, तो फिर हम इनिशियल माइनस फाइनल कर लेते हैं, यानी जहाँ पे ज़्यादा इंथैल्पी है उसमें से कम इंथैल्पी वाला एक्सप्रेशन माइनस करते हैं। H4 माइनस H3 की बजाय H3 माइनस H4, क्योंकि हम TS डायग्राम पे देखते हैं कि टेम्परेचर T3 ज़्यादा है, T4 कम है, तो इंथैल्पी भी अकॉर्डिंगली H3 ज़्यादा होगी, H4 कम होगी, तो H3 माइनस H4 लिखते हैं कि ये वर्क आउटपुट होगी इसके बराबर। तो ये हमारे पास वर्क आ जाएगा। टरबाइन कितना वर्क प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से हीट सप्लाइड इन हीटर H3 माइनस H2 इन 3 और 2, ये इसमें हम हीट सप्लाई करते हैं हीटर के अंदर। तो ये हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया 3 पॉइंट पे 2 की निस्बत, तो H3 माइनस H2 है। तो हीट सप्लाइड जो होगी H3 माइनस H2 CPT3 माइनस T2। इसी तरीके से हीट रिजेक्टेड इन कूलर, तो हम बता रहे हैं कि हीट रिजेक्ट कर रहे हैं कूलर में है, तो आगे एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव आएगी, वो नेगेटिव नहीं रहेगी, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। अलबत्ता इनिशियल वैल्यूज फाइनल हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है, 1 पॉइंट पे कम है, तो T4 माइनस T1, यानी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू हो वो माइनस करेंगे। इस तरह एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो जस्ट हम TS डायग्राम को सामने रखते हुए ये तमाम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। T2 CP T2 माइनस T1 पहली एनर्जी कंप्रेसर की, फिर जो हीट सप्लाई की CP T3 माइनस T2, ठीक है। फिर टरबाइन में
CP T3 - T4, फिर जो कूलर में CP T4 - T1। तो ये हमारे TS डायग्राम के ऊपर ये हमारे सामने हो, तो ये तमाम एक्सप्रेशंस को हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया भाई। तो अब तमाम में CP और टेम्परेचर डिफरेंस आ रहे हैं, तो हम नेट हीट सप्लाइड और नेटवर्क मालूम कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम देखेंगे कि हम एफिशिएंसी के लिए जो नेट हीट और ग्रॉस हीट का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे हैं। एफिशिएंसी जो है नेटवर्क आउटपुट ओवर ग्रॉस हीट सप्लाइड भी है और नेट हीट सप्लाइड ओवर ग्रॉस हीट सप्लाइड भी है। तो ये दूसरे वाला एक्सप्रेशन जो है नेट हीट सप्लाइड ओवर ग्रॉस हीट सप्लाइड, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो ये आपके पास जो हीट सप्लाइड ये CP T3 - T2, ये कौन सी है? जो हीट सप्लाई करते हैं, तो एक ही प्रोसेस है जिसमें आप हीट सप्लाई करते हैं। ये 2 to 3 है, ये आ जाता है। और जो हीट रिजेक्ट होती है वो भी एक ही प्रोसेस है, CP T4 - T1। और जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें से रिजेक्शन का जो माइनस कर देते हैं हम, है तो ये नेट आ जाता है, क्योंकि बाकी 2 प्रोसेस तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो हीट सप्लाइड ग्रॉस हीट सप्लाइड कौन सी? ये भी वही, जस्ट एक ही प्रोसेस में जो हीट सप्लाई हो रही है 2 to 3 में है। तो ये हीट सप्लाइड जो हम करते हैं वो ये Q1 है, जिसको Q1 का नाम दे देते हैं CP T3 - T2। ठीक हो गया। इसको हम CP कॉमन लेके कैंसिल करेंगे और इसको ब्रीफ करेंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 - T4 - T1 डिवाइड बाई T3 - T2। अब ये एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है। अगर हम इससे फर्दर सिंपल देखते हैं कि क्या हो सकता है, तो उसकी ट्राई करते हैं। तो साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्राई किया कि कैसे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से अचीव हो सकती है कि अगर हम T3 और T2 को सब्स्टिट्यूट करें हैं, तो हम उसको देखें कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम प्रोसेस कंसीडर करते हैं पहले 1 और 2 में, यानी जो कंप्रेसर का प्रोसेस है कंप्रेशन का। तो TS डायग्राम पे देखें तो ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि अगर PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमने 4th चैप्टर में देखा है कि हमने इसको याद भी रखना है। और TV गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, और तीसरा रिलेशनशिप है T/P रेज पर गामा -1 ओवर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मालूम कौन सी हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी TS डायग्राम है उसमें देखें तो हमारे पास, चूँकि हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर तो हमें नज़र आ रहे हैं, P1 P2, और टेम्परेचर भी नज़र आ रहे हैं। तो टेम्परेचर और प्रेशर को हम सामने रखते हैं। तो ये वाला तीसरे वाला जो रिलेशनशिप है इसको हम यूज़ करते हैं। तो इस पे आ जाते हैं। अब ये 1 और 2 में हम इसको यूज़ करेंगे, थर्ड रिलेशनशिप। तो ये T1 ओवर P1 रेज पर गामा -1 ओवर गामा इक्वल टू T2 ओवर P2 रेज पर गामा -1 ओवर गामा, उसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है।
P2 over T2 over T1 equal to P2 over P1 raised by gamma minus 1 over gamma। ठीक हो गया। अगेन इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस अगर हम टरबाइन का कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर चेंज तो यही है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर्स T4 और T3 हैं, तो वहाँ पे भी इसी प्रोसेस को हम दिखा सकते हैं कि वो भी इसके बराबर हो जाएगा है। यानी T2 और T1 की जो रेशो होगी वही T3 ओवर T4 की होगी, क्योंकि दे आर इक्वल, दोनों इक्वल जो है ये P2 और P1 gamma माइनस 1 ओवर gamma के बराबर है ये। तो हम ये P2 और P1 को कह देते हैं ये RP है, प्रेशर रेशो RP, R सबस्क्रिप्ट P। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं gamma माइनस 1 ओवर gamma। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन से हम T3 किसके बराबर है और T2 किसके बराबर है ये लिख सकते हैं। T3 होगा T4 RP gamma माइनस 1 ओवर gamma और T2 will be equal to T1 RP gamma माइनस 1 ओवर gamma। अगर हमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास है और उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं तो ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये R3 और R2 की वैल्यू जो है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में, एफिशिएंसी की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये पुट करेंगे तो एफिशिएंसी जो है हमारी क्योंकि दोनों में RP है, T3 के एक्सप्रेशन, T2 के एक्सप्रेशन, जब उसको आप ट्रांसलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ T4 एंड T1 तो उसमें ये दोनों में RP आता है। तो RP रेस पर gamma माइनस 1 ओवर gamma कॉमन आ जाता है, तो बाकी रह जाता है T4 माइनस T1। तो अब हम जानते हैं ऊपर नीचे T4 माइनस T1 है, तो ये आपस में कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो हमारे पास एंड रिजल्ट एफिशिएंसी का क्या रहता है, 1 माइनस 1 ओवर RP रेज पर gamma माइनस 1 ओवर gamma। ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट वर्क रेशो, नेट वर्क आउटपुट ओवर ग्रास वर्क आउटपुट। ग्रास वर्क आउटपुट क्या होगी, टरबाइन का वर्क, और नेट वर्क आउटपुट क्या होगी, टरबाइन के वर्क में से जो कंप्रेसर का वर्क है निकाल दो। बाकी दो प्रोसेस में तो वर्क है ही नहीं, तो ये भी बहुत आसान है। टरबाइन का वर्क क्या होगा, CP माइनस T4, ऊपर हम कर भी चुके हैं सारा कुछ। तो ये CP माइनस T4, अगर हमारे पास सामने सिर्फ TS डायग्राम हो ना, हमने कुछ भी काम ना किया हो, तो ये बंदर हम ये लिख सकते हैं टरबाइन का वर्क क्या होगा, CP माइनस T4। ठीक है, और उसमें से कंप्रेसर का वर्क निकालते हैं। कंप्रेसर का वर्क क्या है, ये CP माइनस T1। नीचे जो टरबाइन का वर्क है यही ग्रास वर्क है। ठीक है, इसको मुख्तसर करेंगे तो आपके पास ये CP कॉमन आ जाएगा। तो आफ्टर दैट आपके पास ये ब्रीफ हो जाएगा 1 माइनस T2 माइनस T1 और T3 माइनस T4। अब ये एक सिंपल रिलेशनशिप है। क्या फर्दर इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जिस तरह एफिशिएंसी को किया है हमने, ये किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हमने दो टेम्परेचर्स को रिप्लेस करना है, T2 और T4। ये हमने याद रखना है, T4 और क्यों T1 और T3 क्यों नहीं। T1 मोस्टली टेम्परेचर जो होता है ना, कि लोएस्ट टेम्परेचर आपका सिस्टम में कितना है, ये आपको डाटा में दे दिया जाता है। और T3 ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जो अलाउबल होता है, और ये कितना एग्जिस्ट करता है आपके सिस्टम में, ये हमें नॉन होते हैं मोस्टली हैं। ये दो टेम्परेचर हमें पता होते हैं। तो
इनको हमने रिटेन रखना है, T1 और T3 को रिटेन करना है। बाकी दो टेम्परेचर जो हैं वो T2 और T4, इनको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। उसके लिए सेम रिलेशनशिप जो पहले सेम प्रोसेसेस हमने पहले कंसिडर किए हुए हैं 1 और 2 में है। T2 और T1 रेज इक्वल टू P2 और P1 रेज पर gamma माइनस 1 और gamma इक्वल टू T3 और T4 RP। तो हमने जो है T2 और T4 को रिप्लेस करना है, तो दोनों को हम T2 किसके बराबर आ जाएगा और T4 किसके बराबर आ जाएगा, ये हम देख सकते हैं। और वहाँ से डेफिनेटली ये वर्क रेशो ये भी आपके पास आ जाएगी। ये वैल्यूज पुट करें और आफ्टर दैट इसको मुख्तसर करेंगे तो आपके पास ये वाला रिलेशनशिप जो है ये 1 माइनस T1 ओवर T3 RP gamma माइनस 1 ओवर gamma ये आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको ज़हन में रखना है आपने कि इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं बड़े आराम से, यानी ये एडियाबैटिक प्रोसेस आपके जहन में हो कि एडियाबैटिक रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं, तो ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसके साथ ही इसकी एग्जांपल आए हैं, एग्जांपल 5.3 जस्ट उसको यूज़ किया गया है। अभी जो हमने फार्मूले डिराइव किए हैं आप देखेंगे डाटा में पढ़ेंगे इसको, तो हमारा ये साइकिल जो है क्लोज साइकिल है, टरबाइन का डाटा दिया हुआ है। तो बड़े आराम से हम, बल्कि ये ओपन साइकिल ये क्या वो शायद वो ना हो है। In a gas turbine unit, air is drawn at 1.02 bar and 15 degree centigrade and is compressed to 6.12 बार। इन दोनों प्रेशर P1 और P2 दोनों प्रेशर आ गए और साथ टेम्परेचर भी आ गया T1। कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी एंड द वर्क रेशियो ऑफ द आइडियल कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। आइडियल कांस्टेंट प्रेशर साइकिल यही है जो हमने पढ़ा है। व्हेन द मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर लिमिट टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर आप देखें ना, मिनिमम टेम्परेचर 15, मैक्सिमम टेम्परेचर 800, दोनों टेम्परेचर हमारे पास आ गए और दो प्रेशर आ गए हैं, लोअर प्रेशर हायर प्रेशर। मोस्टली डाटा आपको यही दिया होगा है इस किस्म के क्वेश्चन में। तो हम बड़े आराम से फार्मूले अप्लाई करके इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ना भी हमें याद हो इवन देन हमारे पास बेसिक स्केच जो है हमारा जो ये TS डायग्राम पे बहुत आसान है। दो कांस्टेंट प्रेशर कर्व्स ड्रा कर दें और दो एडियाबैटिक प्रोसेस, पूरी साइकिल बन जाता है हमारा है। तो इसको यूज़ करते हुए हम इस एग्ज़ाम्पल को बड़े आराम से आप मालूम कर सकते हैं। हम एफिशिएंसी भी मालूम कर सकते हैं और वर्क रेशो भी। तो दोनों आप कैलकुलेट इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो दफ़ा बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये इस तरह ये साइकिल आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। थैंक यू।